तो हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा डे 10 ऑफ द सीरीज सीए एंड सीए में इंटर का डायरेक्ट टैक्सेशन। आज हम शुरू करने वाले हैं कैपिटल गेन। सो फार वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड रेसिडेंशियल स्टेटस प्लस स्कोप ऑफ टोटल इनकम। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट आपको देना चाहता हूँ। दिस अपडेट इज रिलेटेड टू आवर यूट्यूब चैनल। तो डायरेक्ट टैक्सेशन की सीरीज बनाने से पहले हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज बनाई थी, जिसमें ऑलमोस्ट 22 वीडियोस हमने अपलोड किए थे, विच हेल्प अस इन ग्रोइंग। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि भाई डायरेक्ट टैक्सेशन को डिटेल में कवर करेंगे फॉर सीए एंड सीए में इंटर। तो हमने अभी तक 9 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं एंड देर आर मोर देन 1 लाख व्यूज कंबाइंड। किसी वीडियोस पे 22,000 है, 13,000 है, 12,000 है, 5,000 है। तो और टोटल सब्सक्राइबर जो है वो हमने 18,000 टच कर चुके हैं एंड सून वी विल टच 25,000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल। और अगर आपको इसी तरह से वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीए एंड सीए में इंटर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो की लिंक जो भी हम अपलोड करते हैं वो शेयर करिए, सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। और इसी तरह से हमको मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आगे भी इस तरीके की वीडियोस बनाते रहें, इस तरीके की सीरीज जो है वो बनाते रहें। तो ये था हमारा छोटा सा अपडेट रिलेटेड टू द यूट्यूब ग्रोथ। तो किसी भी हेड ऑफ इनकम का जो पहला सेक्शन है वो चार्जिंग सेक्शन जनरली होता है। तो यहाँ पे भी हमारा चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 45। उसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है? एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर of a capital asset effected in the previous year will be chargeable to income tax under the head capital gains। तो यहाँ पे कई सारे कीवर्ड्स भी दे रखे हैं, हमको डिटेल में समझना पड़ेगा। अगर ब्रीफली हम समझे तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कैपिटल एसेट ट्रांसफर करके, सेल वर्ड यूज नहीं किया है, ट्रांसफर यूज किया है। आपके पास एक असेट है जिसको नाम दिया है कैपिटल एसेट। अगर उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो और उससे प्रॉफिट या गेन कमा रहे हो, तो जिस प्रीवियस ईयर में आपने ये काम किया है, ट्रांसफर किया है, उस प्रीवियस ईयर में आपको कैपिटल गेन्स के हेड के अंदर इनकम टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 लाइन है, इसके अंदर 4 कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड है प्रॉफिट एंड गेन्स, भाई ये कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, दूसरा ट्रांसफर, भाई यहाँ पे सेल वर्ड यूज नहीं किया है। जनरली प्रॉफिट कब कमाओगे, कोई चीज बेचोगे तब, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली दे हैव इंक्लूडेड द वर्ड ट्रांसफर। तो इसको भी समझाएंगे ये लोग कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के अंदर डेफिनेशन के रूप में। तीसरा है कैपिटल असेट। भाई कैपिटल असेट क्या चीज है? प्रॉपर्टी वर्ड यूज कर लेते हैं, कोई भी असेट वर्ड यूज कर लेते हैं। इन्होंने बोला कैपिटल असेट, स्पेसिफिकली यूज किया है कैपिटल असेट, उसको भी हमको समझना है। इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर, ये भी देखेंगे। तो 4 कीवर्ड्स हैं। सबसे पहला कीवर्ड है हमारा कैपिटल असेट। इसको हम डिटेल में समझते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ही ये है कि अगर कोई असेट है वो कैपिटल असेट नहीं बनेगी एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तब तक कैपिटल गेन्स के हेड में आप नहीं आओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद कैपिटल असेट का डेफिनेशन। तो यहाँ पे सेक्शन 2 क्लोज 14 जो है उसमें कैपिटल असेट को डिफाइन कर रखा है। समझते हैं डिटेल में कि व्हाट इज कैपिटल असेट। कैपिटल असेट की डेफिनेशन समझने से पहले इंपॉर्टेंट मुद्दा कि भाई क्यों पूछ रहे हैं, रीजन ये है कि अगर आप जो असेट ट्रांसफर कर रहे हो वो अगर कैपिटल असेट बनेगी तभी जाके कैपिटल गेन्स के प्रोविजंस जो है वो हिट होंगे। अगर आंसर इज नो, देन आप इसमें आगे बढ़ोगे ही नहीं। फर्स्ट, द असेट विच इज ट्रांसफर इज कैपिटल असेट और नॉट। इफ इट इज कैपिटल असेट देन यू हैव टू डीप डाइव इनटू द कैपिटल गेन्स के प्रोविजंस। अदरवाइज सिंपल ना बोल देना है कि भाई कैपिटल असेट नहीं है, हम इसमें कैपिटल गेन्स के हेड में आगे नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, उसका जो भी प्रॉफिट होगा शायद किसी ओवर हेड में टैक्सेबल होने वाला होगा, बट कैपिटल गेन्स में एंटर होने के लिए यू हैव टू आंसर वन की क्वेश्चन विच इज द असेट ट्रांसफर कैपिटल असेट? यस है तो आ जाओ, नो है तो चले जाओ। अब समझते हैं कि भाई कैपिटल असेट क्या। तो यहां पे डेफिनेशन दे रखी 3-4 मुद्दों की। कैपिटल असेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी। क्या बोल रहे हैं? किसी भी तरह की प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है आपकी, मूवेबल, इमूवेबल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, कॉपीराइट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, गाड़ियां, कपड़े, सब कुछ आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, घर, जमीन, मकान। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस के लिए है या नहीं है, घर के लिए है तो भी वो प्रॉपर्टी जो है वो कैपिटल असेट की डेफिनेशन के अंदर आ गई। मतलब इन लोगों ने बहुत बड़ा जाल फेंका और बोला कि भाई सारी की सारी प्रॉपर्टी दुनिया के अंदर जो भी है किसी भी असेसी की, उसके बिजनेस की है या बिजनेस की नहीं है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो उनको हम क्या बना रहे हैं? कैपिटल असेट बना रहे हैं। दूसरा,
सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FIIs। भाई ये FIIs क्या होता है? FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये क्या होते हैं? ये फॉरेन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े हेज फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स है। ये क्या करते हैं? इंडिया के अंदर एक्सपोजर लेने के लिए इंडिया की जो इक्विटी शेयर्स या इंडिया के जो भी सिक्योरिटीज है, प्रेफरेंस है, डिवेंचर, बॉन्ड्स, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर दैट FII इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इन इंडिया, देन वो जो सिक्योरिटी होगी, शेयर्स होंगे, वो सब FIIs के लिए क्या कहलाएंगे? कैपिटल असेट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो FIIs है ना, उनका रोज का धंधा है लेना बेचना, ठीक है, तो वो तो बोलेंगे ये तो स्टॉक है मेरा, बट ऐसा नहीं। FIIs के लिए कंपल्सरीली बोल दिया है, डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है कि एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज कैपिटल असेट। अब ऐसा क्यों किया है हम बाद में समझेंगे धीरे धीरे। उसके अलावा एक और पॉइंट ऐड किया है IFSC और सेक्शन 115 UB, तो ये फाइनल में डील किया हुआ है। बट अगर जो सिक्योरिटी है वो 115 UB सेक्शन के तहत इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो गांधीनगर में है, गिफ्ट सिटी के अंदर, अगर उसके थ्रू भी आपने कोई सिक्योरिटी परचेस की है, NRIs के लिए बेसिकली ये सेक्शन बनाया हुआ है, तो उसके थ्रू कोई भी आपने सिक्योरिटी ली है वो भी हमेशा क्या कहलाएगी? कैपिटल असेट कहलाएगी। थर्ड पॉइंट, स्पेसिफिक यूलिप्स। यूलिप क्या होता है? यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। तो बेसिकली क्या होता है? जनरली इंश्योरेंस से हम क्या समझते हैं कि भाई आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दो, आपकी अगर डेथ हो जाए, ठीक है, पर्सनल टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो आपकी डेथ होगी तो आपकी फैमिली को पैसा मिलेगा। बट कई सारी पॉलिसीज ऐसी रहती हैं, तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने निकाला यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आप जो पैसा दे रहे हो ना, उसमें से कुछ पैसा आपके टर्म इंश्योरेंस के लिए जा रहा है, बाकी का पैसा वो इन्वेस्ट कर देते हैं इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अब जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां से रिटर्न मिल रहा है, तो असेसी के लिए ये यूलिप पॉलिसी जो है वो कैपिटल एसेट कहलाएगी, प्रोवाइडेड उसमें एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D डज नॉट अप्लाई। मतलब समझो क्या होता है, 1010D करके जो सेक्शन है उसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी आप खरीदते हो उससे आपको जो भी पैसा मिल रहा है, ठीक है, दो केस में पैसा मिलता है। एक तो असेसी की डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली वालों को मिलेगा, वो तो एग्जम्प्ट है। तो सेक्शन 1010D में दे रखा है कि इफ असेसीज फैमिली रिसीव्स एनी सम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर हिज डेथ, फुल्ली एग्जम्प्ट, कोई भी टैक्स उसके ऊपर है नहीं, तो कैपिटल एसेट में आने का कोई सवाल नहीं उठता। बट इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर यूलिप भी आती है, तो कुछ यूलिप्स होती है, कुछ लिमिट्स दे रखी है, उस लिमिट्स के हिसाब से अगर यूलिप जो है वो अगर 1010D के एग्जम्पशन में फॉल नहीं हो रही है, देन एंड देन ओनली यहाँ पे आएगी। अब ये जो चीज है ये हमारे स्टडी मटेरियल का पार्ट नहीं है, तो हम इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। सिंपल आपको एग्जम्पशन जिसमें नहीं मिल रहा है 1010D में, वो वाला यूलिप जो है वो आपकी क्या कहलाएगी? कैपिटल एसेट। तो उसका जो भी मैच्योरिटी पे पैसा आएगा दैट विल बी टैक्सेबल, ठीक है। उसका कैलकुलेशन हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्रीफ में समझा कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मतलब दुनिया की जितनी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, असेसी की कोई भी प्रॉपर्टी, बिजनेस यूज, पर्सनल यूज इज कैपिटल एसेट। FIIs जो सिक्योरिटीज हेल्ड करते हैं दैट इज ऑल्सो कैपिटल एसेट। थर्ड, यूलिप जिनको एग्जम्पशन नहीं मिला है 1010D में, वो भी क्या है? हमारी कैपिटल एसेट। और एक और था IFSC के अंदर जो सिक्योरिटीज होती है NRIs के लिए बेनिफिट है ये, तो वो भी क्या बन जाएगी? कैपिटल एसेट। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड जो है ना, इसके अंदर डिटेल में समझते हैं कि भी प्रॉपर्टी में क्या क्या आ गया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड जो उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, तो भाई इसके अंदर टेंजिबल एसेट आ गई, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स। इसके अंदर इंटेंजिबल एसेट भी आ गई, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, टेनेंसी राइट, कोई भी टाइप की इंटेंजिबल टेंजिबल प्रॉपर्टी आ गई। इसके अलावा इट इंक्लूड्स राइट्स, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एंड शेल बी डीम्ड टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड एनी राइट्स इन और इन रिलेशन टू इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो कई बार क्या होता है आपके पास शेयर्स नहीं है बट आपके पास किसी कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का पावर है, तो वो भी क्या कहलाएगा? प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, यूज इज इररिलेवेंट। आप पर्सनल यूज करो, बिजनेस के लिए यूज करो, प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी। घर, जमीन, मकान, इंटेंजिबल एसेट, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी हो गई वो क्या कहलाएगी? कैपिटल। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन एकदम ब्रॉड करके इन्होंने दुनिया की सारी असेट जो असेसी हेल्ड करता है, पर्सनल यूज या बिजनेस यूज, प्रोफेशन यूज, उसको बना दिया असेट। कौन सी? कैपिटल असेट। बट कुछ एक्सेप्शन इनको देने पड़े क्योंकि कई बार इनजस्टिस हो रहा था और दूसरी बात इनकम टैक्स को भी नुकसान हो रहा था। पहला है स्टॉक इन ट्रेड। सिंपल चीज है, आप स्टॉक बेचते हो तो जो प्रॉफिट होता है उस पर बिजनेस के हेड में टैक्सेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो वहां टैक्स लगाया, फिर से यहाँ टैक्स नहीं लगा सकते
इसलिए इसको एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाल दिया। दूसरा है पर्सनल इफेक्ट में, कुछ पर्सनल चीजों को तो छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि असेसी या उसकी फैमिली जो पर्सनल असेट यूज कर रही है, कपड़े, फर्नीचर, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में तो इंक्लूड हो गया। तो बोला कि मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, असेसी के खुद के पर्सनल यूज या उसकी फैमिली के पर्सनल यूज के लिए, इसको भी समझेंगे डिटेल में। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। तीसरा है रूरल एग्रीकल्चर लैंड, भाई छोटा किसान है, उसकी खेती की जमीन है, उसको मजबूरी में बेचनी पड़ रही है, तो उस केस को ध्यान में रखते हुए इसको भी इन लोगों ने एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाला, ताकि इस पे टैक्स ना लगे बेचकर जो पैसा मिल रहा है उस पर। उसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स है, ठीक है, अलग अलग ईयर्स के, स्पेशल बेरर बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, और गोल्ड डिपॉजिट स्कीम है। ये 3 गवर्नमेंट की स्कीम है, स्पेसिफाइड स्कीम्स है। इनको भी अगर आप बेच रहे हो तो कैपिटल गेन्स जो होगा वो कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा, इसलिए टैक्सेबल नहीं होने वाला, ठीक है। तो डिटेल में एक एक करके एक्सेप्शन को समझते हैं। तो पहला एक्सेप्शन है हमारा स्टॉक का। तो सिंपल है, मैंने बता दिया कि भाई जो असेट है, अगर आपने उसको स्टॉक इन ट्रेड माना है, असेट जो है वो स्टॉक इन ट्रेड है, तो उस पर जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आप बिजनेस के हेड में टैक्सेबिलिटी करोगे, ना कि कैपिटल गेन्स में। तो अगर आपने उसको आगे बेचने के लिए रखा है, एग्जांपल के लिए रियल एस्टेट डेवलपर जो है, अगर प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो सेल के लिए रखता है उसके बिजनेस के लिए, तो उसको बेच के जो प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल एसेट ना होने की वजह से क्या होगा, वो उसके बिजनेस के प्रॉफिट में टैक्सेबल होगा। वहीं बात करें सैलरीड इंडिविजुअल जो है, वो सेम प्लॉट अगर रख रहा है खुद के लिए, भाव बढ़ेगा तब बेचूंगा उसके लिए, तो वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। तो आप अगर आगे बेचने के लिए आपका धंधा है, डे टू डे एक्टिविटी है, तो स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखोगे तो कैपिटल असेट नहीं है, इन्वेस्टमेंट के रूप में रखोगे तो क्या है, कैपिटल असेट है। तो पहला एक्सेप्शन जो है वो एकदम क्लियर है, एकदम लॉजिकल है कि भाई 2 बार टैक्स नहीं लगना चाहिए उस पर, इसलिए इन लोगों ने पहला एक्सेप्शन दे दिया। दूसरा एक्सेप्शन है पर्सनल यूज। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई आप पर्सनल यूज के लिए कोई असेट रखते हो, मूवेबल होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपके कपड़े आ गए, फर्नीचर आ गया, आपकी गाड़ी आ गई, पर्सनल यूज के लिए, आपकी फैमिली के लिए, कोई भी पर्सनल यूज करने के लिए आप मूवेबल प्रॉपर्टी रख रहे हो, तो उसको हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे और उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल चीज है। तो पर्सनल यूज की जो असेट है, गवर्नमेंट को मालूम है कि भाई जनरली ये कम भाव में बिकती है, इसमें लॉस होता है, दूसरे कैपिटल असेट का प्रॉफिट है वो ये कम करेगी या दूसरे हेड के प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ होगी। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भाई पर्सनल यूज को हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन में डालते हैं। आपको भी खुश कर दिया कि भाई इस चीज को बेचोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, बट क्लियरली दिख रहा है कि भाई वेयरिंग अपैरल हो गए, आपके फर्नीचर हो गए, पुरानी कार हो गई, यूटेंसिल्स हो गए, ये सब चीज बेच के आपको फायदा तो नहीं होता है, ठीक है, लॉस ही होता है, और लॉस को एडजस्ट करेंगे तो सरकार का रेवेन्यू कम होगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक वर्ड है वेयरिंग अपैरल, ठीक है, वेयरिंग अपैरल में क्या क्या चीज आ गई, यहाँ पे आपके कपड़े भी आ गए, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपकी ज्वेलरी आ गई, ज्वेलरी भी वेयरिंग अपैरल में आएगा ना, पर्सनल यूज के लिए आपने कोई भी चेन, अंगूठी, आपका कोई भी सेट हो गया, यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर राजा महाराजा के सिंहासन होते हैं, फर्नीचर में आ गया वो, उसके अंदर आपके सोने चांदी के जो वर्क हुआ है, डायमंड जड़े हुए हैं, सोने का मुकुट हो गया। इंडियन कल्चर के अंदर यूटेंसिल जो होते हैं वो सिल्वर के कई जगह यूज करते हैं, भगवान के लिए आप यूज कर रहे हो, सोने चांदी के कुछ चीजें यूज कर रहे हो, अब वो पर्सनल इफेक्ट के अंदर कवर तो हो रहा है, इसको अगर बेचोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे होने वाला है गेन। अब गेन जैसे दिखा तो सरकार ने बोला कि यहाँ पे तो अपने टैक्स लेने की अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये पर्सनल यूज का जो एग्जम्पशन दिया उसका एक्सेप्शन डाल दिया। क्या एक्सेप्शन डाल दिया, ऐसा बोला कि कुछ चीजें ऐसी है जिनको हम हमेशा क्या मानते हैं, कैपिटल असेट मानते हैं। इसके अंदर इन्होंने 6 चीज कवर की। पहली ज्वेलरी, ज्वेलरी मतलब आपकी कोई भी सोने चांदी की ज्वेलरी होगी, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, भी पुरानी जो एंटिक चीजें होती है वो महंगे में बिकती है, ठीक है, जिसके अंदर यूटेंसिल भी हो सकते हैं, कोई भी छोटे मोटे पेंटिंग्स हो सकती है, चम्मच, थाली, कुछ भी छोटी मोटी मूर्ति हो सकती है। ड्राइंग्स, जो स्केच होते हैं, तो बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं उनके जो स्केचेस होते हैं वो महंगे बिकते हैं, जितने में खरीदोगे उसमें से ज़्यादा भाव में बिकेंगे। पेंटिंग्स, जो कलरफुल पेंटिंग्स होती है, एम.एफ. हुसैन, पिकासो, बड़े बड़े जो मोनालिसा वाली जो पेंटिंग है, तो वैसी कई सारी जो पेंटिंग्स होती है वो भी महंगे भाव में बिकती है, तो यहाँ पे भी इन्होंने बोला कि ये कैपिटल असेट होगी। स्कल्पचर, आर्टिस्ट स्कल्पचर भी बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं। एनी वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है, कोई भी ऐसा वर्क ऑफ आर्ट जहाँ पे कारीगरी हो रही है, जहाँ पे अलग अलग तरीके के जो एंटीक चीजें होती है उनको यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि भाई ये तो है जो ऑलवेज क्या होंगे, कैपिटल असेट ही होंगे। तो पर्सनल इफेक्ट में आपको खुश किया, बोला कि भाई इन पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे, बट उस एक्सेप्शन का इन्होंने एक और एक्सेप्शन डाल दिया कि भाई ये चीजें तो हम हमेशा क्या मानेंगे, कैपिटल असेट। तो यहाँ पे जो असेसी है उसके पास थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी थी कि भाई फर्नीचर वगैरह जो ऐसी चीजें हैं, यूटेंसिल हो गए सिल्वर वाले,
ये आपकी ज्वेलरी होगी, इसको बेच के जो भी फायदा होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बट इन लोगों ने इसको भी एक्सेप्शन में डाल दिया। मतलब एक्सेप्शन था पर्सनल इफेक्ट, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन इज दिस ज्वेलरी, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और वर्क ऑफ आर्ट। तो ये बेचोगे तो हमेशा आपका कैपिटल एसेट माना जाएगा। अब ज्वेलरी मतलब क्या, तो ज्वेलरी को भी इन्होंने डिफाइन किया स्पेसिफिकली। ज्वेलरी मतलब सिर्फ आपका सेट और चेन और अंगूठी नहीं है, इसमें क्या क्या दे रखा है, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रेशियस मेटल और एनी एलॉय। एलॉय मतलब कई सारे जो अलग अलग प्रेशियस मेटल है उसका जो मिक्सचर है, जैसे सोना जो है उसको आपने चढ़ाया हुआ है चांदी के ऊपर, चांदी की चेन है उस पर आपने गोल्ड का पानी चढ़ाया हुआ है, तो वो भी आ गया। एनी वन और सच प्रेशियस मेटल्स वेदर और नॉट कंटेनिंग एनी प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन, ठीक है। तो जो चेन है उसके अंदर स्टोन नहीं है, अंगूठी उसके अंदर स्टोन नहीं है, फिर भी वो क्या माना जाएगा, आपका ज्वेलरी माना जाएगा। स्टोन है फिर भी माना जाएगा, स्टोन नहीं है फिर भी माना जाएगा। स्टोन मतलब बेसिकली डायमंड की बात कर रहे हैं, अलग अलग तरह के डायमंड्स आते हैं। वेदर और नॉट वर्क और सेवन इनटू वेयरिंग अपैरल, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई सिंगल डायमंड है तो डायमंड भी आपका ज्वेलरी के अंदर आ गया, ठीक है। आप बोलोगे भाई ये तो पहनने की चीज थोड़ी, तो सिर्फ आपका डायमंड है तो वो डायमंड भी आपका क्या आ गया, ज्वेलरी के अंदर आ गया। आपने शर्ट के अंदर बटन है वहां पे आपने सोने की कलाकारी कराई है, या फिर यहाँ पे आपने डायमंड लगवाए हैं। आपकी घड़ी है उसके अंदर आपने सोने के जो अंदर नंबर्स है, डायल है, वो आपने सोने का करवाया है। तो ये सारी की सारी चीजें जहाँ पे सोना, चांदी, कोई भी प्रेशियस मेटल, प्लेटिनम, डायमंड कुछ भी जड़े हुए हैं या सिंपल लूज डायमंड्स हैं, वो भी आपके ज्वेलरी के डेफिनेशन में आ गए। प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, यूटेंसिल और अदर आर्टिकल और वर्क और सेवन इनटू एनी वेयरिंग अपीरल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो मुकुट है उसके अंदर आपने डायमंड लगवा के रखे हैं, जो राजा महाराजा के पुराने मुकुट होते हैं उसके अंदर आपने कपड़ों के अंदर कुछ कलाकारी कराई है। आपका जो सिंहासन है, सिंहासन जनरली चेयर होती है राजा की, उस चेयर के ऊपर आपने डायमंड जड़वा रखे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें ज्वेलरी के अंदर आ गई, ठीक है। अब सिल्वर यूटेंसिल जो है ना उसके अंदर कैश फ्लो हुआ, तो जो सिल्वर यूटेंसिल है उसको इन लोगों ने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया, क्योंकि इंडियन कल्चर के अंदर सिल्वर यूटेंसिल्स को जनरली यूज किया जाता है फॉर एवरीडे पर्पस, इसलिए इसको इन्होंने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रखा है। अदरवाइज अगर सोने के बर्तन होंगे तो कवर होगा कैपिटल एसेट के अंदर, बट यूटेंसिल ऑफ सिल्वर विल नॉट बी कवर्ड हियर, ठीक है। उसके अलावा की सारी जो चीजें हैं, घड़ी हो गया, कुछ भी हो गया, चश्मा हो गया, सोने का चश्मा हो गया, घड़ी हो गई, आपके हार हो गया, चेन हो गया, मुकुट हो गया, सिंहासन हो गया, कोई भी कपड़े हो गए जिसके अंदर आपने सोना चांदी का जड़तर कर रखा है, डायमंड लगा रखे हैं, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा इन द डेफिनेशन ऑफ ज्वेलरी। तो स्टॉक इन ट्रेड समझ गए, पर्सनल इफेक्ट समझ गए। अब बात करते हैं रूरल एग्रीकल्चर लैंड की। भाई रूरल एग्रीकल्चर लैंड मतलब क्या, भाई लैंड तो कोई भी हो सकती है, शहर में भी जमीन होती है खाली जहाँ पे खेती हो सकती है, गांव के अंदर भी होती है। भाई कौन सी जमीन को रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर से पढ़ लेते हैं। तो भाई ओनली रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज एक्सक्लूडेड, मतलब जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होगी वही आपकी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के बाहर है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल एसेट है। भाई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को इन लोगों ने डिफाइन कर रखा है, क्या डिफाइन कर रखा है कि व्हेन द एग्रीकल्चर लैंड इज कंसिडर्ड एज अर्बन, कौन सी जमीन अर्बन होगी, जो अर्बन नहीं होगी वो रूरल होगी। तो अर्बन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। यहाँ पे दो कंडीशन है, पहली अगर जमीन म्यूनिसिपैलिटी के अंदर है, अब म्यूनिसिपैलिटी को डिफाइन किया है, इफ द लैंड इज विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी म्यूनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड विद द पॉपुलेशन 10,000 और मोर। आप ऐसी जगह की जमीन की बात कर रहे हो जिस म्यूनिसिपैलिटी का जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज्यादा है, मतलब कोई भी म्यूनिसिपैलिटी या कोई भी कैंटोनमेंट बोर्ड जहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, तो उस जगह के अंदर जो भी उसकी जो सीमा है, उसकी जो भी बाउंड्रीज है, उस बाउंड्रीज के अंदर कोई भी जमीन होगी तो हमेशा क्या होगी, वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगी। भले वहां पे खेती हो रही है नहीं हो रही है कुछ नहीं देखना है। दूसरा और भी इन लोगों ने बोला, दूसरा ऐसा बोला कि नियर द म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। तो अगर 10,000 की पॉपुलेशन वाले जगह के विद इन द बाउंड्रीज के अंदर है तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड तो है ही। साथ साथ में ऐसा बोला आपको एरियली मेजर करना है। अगर जो म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड है उसकी पॉपुलेशन 10,000 है तो 10,000 के अंदर अंदर वाला तो देख ही लेना है, बट साथ साथ में आपको उसके सीमा खत्म होती है, उसकी जो बाउंड्रीज खत्म होती है उसके बाद 2 किलोमीटर तक जाना है। मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका मेन शहर हो गया, ठीक है, या आपका टाउन हो गया जिसकी 10,000 की पॉपुलेशन है, तो उसके आसपास हर एक बाउंड्री से 2-2 किलोमीटर दूर तक जो भी आपका एरिया पड़ता है, आपका जो म्यूनिसिपैलिटी की सीमा जो बाउंड्रीज खत्म होती है उसके 2 किलोमीटर के एरिया तक आपका कोई भी जमीन है वो भी क्या माना जाएगा, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। ये बात हुई 10,000 पॉपुलेशन की। अगर
जिस जगह पे आप रह रहे हो वो अगर 1 लाख की पॉपुलेशन वाला है तो विद इन द बाउंड्री ऑफ 1 लाख वो तो हो गई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, बट उसके आसपास के 6 किलोमीटर के एरिया के अंदर अगर आपकी जमीन होगी तो वो भी क्या मानी जाएगी, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से 10 लाख के बीच तो यहाँ आएगी सेकेंड वाले में, 6 किलोमीटर वाले में, पर 10 लाख से ज्यादा है तो आपके शहर की, आपके म्यूनसिपैलिटी की सीमा के 8 किलोमीटर एरियली डिस्टेंस में जो भी जमीन आ रही है वो आपकी क्या कहलाएगी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो सिंपल, एनी लैंड सिचुएटेड इन कैंटोनमेंट बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटी विच हैज पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर, तो वो हो गई आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। चलो 10,000 नहीं है आपकी, बट आपके आसपास का कोई भी ऐसा जगह जिसकी 10,000 की पॉपुलेशन है, आप उस एरिया के 2 किलोमीटर के अंदर अंदर आ रहे हो तो आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। आपके आसपास का शहर जो है उसकी 1 लाख पॉपुलेशन है, 10 लाख तक है, तो उसके 6 किलोमीटर के रेंज में अगर आप आ जा रहे हो तो भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। या फिर 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है तो शहर की सीमा खत्म होगी, उसके 8 किलोमीटर तक का जो भी एरिया है वो सब कहाँ आएगा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में आ जाएगा। जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल असेट है, जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल असेट नहीं है। अगर आपकी जमीन ये 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के एरिया के बाहर है तो आप बेचो, आपको कैपिटल गेन होगा, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल। तो हमने डेफिनेशन देख ली सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। इसके अंदर आपके एक्सेप्शन है स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, उसके अंदर हमने देख लिया कि ज्वेलरी, पेंडिंग, आर्ट ऑफ वर्क, ये सब इसके एक्सेप्शन में आता है। अब यहाँ पे कोई भी असेट कैपिटल असेट बन गई, उसके बाद आपको एक और चीज देखनी है, एक और क्वेश्चन पूछना है कि भाई जो आपकी असेट है वो असेट का होल्डिंग पीरियड कितना है। भाई होल्डिंग पीरियड जो है ना उसके बेस पे डिफाइन होगा कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट के अलग टैक्स रेट से, लॉन्ग टर्म के अलग टैक्स रेट है। भाई होल्डिंग पीरियड देखना है, अगर कोई असेट 24 महीने से ज्यादा अगर आप होल्ड कर रहे हो तो वो कहलाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। जिस दिन खरीदी और बेच रहे हो उसके एक दिन पहले तक का, खरीदने से लेकर बेचने के एक दिन पहले तक का जो भी पीरियड है उसको कहते हैं होल्डिंग पीरियड। इसको डिटेल में हम समझेंगे, बट अगर वो 24 महीने से ज्यादा है देन दैट असेट इज कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट और उसके जो भी टैक्स रेट होंगे वो लागू पड़ेंगे। अगर 24 महीने से कम है, एक भी दिन कम है, तो क्या कहलाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जनरल रूल, ज्यादातर असेट के लिए ये वाला है, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन सी असेट आ गई, जैसे अनलिस्टेड शेयर्स, किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स है वो यहाँ आएंगे, लिस्टेड शेयर्स यहाँ पे आते हैं। इमोबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग हमेशा 24 महीने की लिमिट है, और बाकी की जो असेट जो बाकी जगह पे नहीं आ रही है। अब 12 महीने का जो रूल है वो किसके लिए, कुछ ही चीजों के लिए है। सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड अगर सिक्योरिटी है तो उसका होल्डिंग पीरियड अगर लॉन्ग टर्म बनाना है तो 12 महीना है, शॉर्ट टर्म के लिए 12 महीने से कम। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूटीआई, भाई ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूटीआई क्या होता है। भाई यूटीआई जो है ना वो स्पेसिफिकली यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सरकार की एक म्यूचुअल फंड की एजेंसी है। अगर उसके कोई भी यूनिट्स है, म्यूचुअल फंड में क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं, जैसे कंपनी में शेयर होते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर यूनिट्स होते हैं। अगर आपके पास यूटीआई के यूनिट्स हैं, किसी भी यूटीआई की स्कीम के यूनिट्स हैं, तो उन यूनिट्स के लिए आपको 12 महीने का रूल याद रखना है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या है, तो भाई आप अगर किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो और इन टर्न म्यूचुअल फंड आगे कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगाती है, तो अगर उस म्यूचुअल फंड ने अपना जो पैसा लगाया है वो 65% या उससे ज्यादा पैसा इक्विटी शेयर्स में लगाया है लिस्टेड वाले में, तो वो कहलाएगा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। मतलब वो म्यूचुअल फंड जो है ना वो इक्विटी में पैसा डाल रहा है, ठीक है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो आगे पैसा लगा रहा है दूसरे किसी फंड में, फंड ऑफ फंड्स बोलते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड डायरेक्टली शेयर्स में पैसा नहीं लगा रहा है, वो किसी और म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है और वो आगे म्यूचुअल फंड कहीं और लगा रहा है पैसा। तो अगर ऐसे फंड के अंदर पैसा लगा रहे हैं अलग अलग फंड्स के अंदर, तो वहां पे आपको 90% का रूल देखना है, ठीक है। तो ये हम डिटेल में समझेंगे आगे। फिर आता है जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, तो कई बार क्या होती है कंपनीज जो है वो 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला जो बॉन्ड है, डिबेंचर है, वो इशू कर देती है 80 रुपए में और बोलती है 5 साल में 100 रुपए ले जाना, ठीक है। तो एक तरह से ये लोग क्या कर रहे हैं, हर साल इंटरेस्ट नहीं दे रहे, 80 रुपए में दे रहे हैं। जीरो कूपन का मतलब ये हो गया कि इस पे हर साल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अभी हम आपसे 80 रुपए ले रहे हैं, हम आपको देंगे कितने, 100 रुपए, तो एक तरह से 20 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला। वो कब मिलने वाला है, एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी, ठीक है। आपको एवरी ईयर इंटरेस्ट नहीं मिला तो वो टैक्सेबल नहीं हुआ होगा। तो 80 की चीज आप 100 में बेच रहे हो तो जो 20 रुपए है वो आपका कैपिटल गेन कहलाएगा। बट वो कैपिटल गेन जो है वो आपका लॉन्ग टर्म होगा। अगर जीरो कूपन बॉन्ड आपने 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया है
तो सिंपल हम समझ गए, अगर असेट को आप 24 महीने से ज्यादा होल्ड करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, अनलिस्टेड शेयर्स हो गए और इनके अलावा की जो भी प्रॉपर्टीज हो गई, उसको अगर आप हेल्ड कर रहे हो फॉर 24 और मोर मंथ, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, अदरवाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। तो भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा, लॉन्ग टर्म असेट को बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं, भी कुछ असेट ऐसी है जिसका होल्डिंग पीरियड कितना भी हो, आपने 10 साल 15 साल कितना भी होल्ड किया है, फिर भी वो हमेशा कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। कौन कौन सी ऐसी असेट है? यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/23। स्पेसिफिकली हम बात करें तो यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड आते हैं, तो डेट म्यूचुअल फंड के लिए होल्डिंग पीरियड देखना ही नहीं है, हमेशा क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। मार्केट लिंक डिबेंचर्स, अनलिस्टेड बॉन्ड्स और अनलिस्टेड डिबेंचर, ये 3 सिक्योरिटीज ऐसी है जो हमेशा क्या होगी, शॉर्ट टर्म होगी। शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही इस पे टैक्स लगेगा, भले ही उसका होल्डिंग पीरियड 5 साल 10 साल 15 साल कितना भी हो। तो हम होल्डिंग पीरियड वाला समझ गए। तो हमने समझ लिया कैपिटल असेट का डेफिनेशन, उसके एक्सेप्शंस, उसका होल्डिंग पीरियड के बेस पे लॉन्ग टर्म असेट होगी या शॉर्ट टर्म असेट होगी, वो देख लिया। अब हम आते हैं सेकंड की पॉइंट पे, जो कि है ट्रांसफर। इसको समझते हैं डिटेल में। ट्रांसफर जो है वो हमारा डिफाइनिंग मोमेंट है। अगर जैसे ही ट्रांसफर हमारा ट्रिगर हो गया तो हम कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज 47 के अंदर ट्रांसफर को डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे इंक्लूसिव डेफिनेशन दे रखी है कि भाई ट्रांसफर इंक्लूड्स, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर आ जाएगी। क्या क्या आएगी देखते हैं एक एक करके फटाफट। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन में पहला आ गया सेल, ट्रांसफर ऑफ असेट फॉर मॉनेटरी कंसिडरेशन। आपने क्या किया, असेट को बेचा और उसके बदले में पैसा लिया, ठीक है, तो उसको हम मानते हैं ट्रांसफर। डेफिनेशन में पहला वर्ड दे रखा है ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल्स। एग्जांपल के लिए देखें तो मिस्टर ए जो है उसका अपार्टमेंट मुंबई के अंदर मिस्टर बी को बेच रहा है एक फिक्स प्राइस के ऊपर, इसको क्या कहेंगे, ट्रांसफर कहेंगे। बट लोगों ने क्या किया, भैया ट्रांसफर की डेफिनेशन में सेल आ जाता है, एक काम करते हैं, मैं आपको घर देता हूं, उसके बदले आप पैसा मत दो, मुझे क्या दे दो, सोना दे दो। तो इन लोगों ने सेकंड पॉइंट इंक्लूड किया एक्सचेंज। क्या बोला, भाई आप किसी असेट के सामने कोई दूसरी चीज एक्सचेंज कर रहे हो, फिर भी हम उसको क्या मानेंगे, ट्रांसफर मानेंगे। द एक्ट ऑफ स्वैपिंग वन कैपिटल असेट डायरेक्टली फॉर अनदर कैपिटल असेट। एग्जांपल के लिए देखें तो मिस सी एक्सचेंजेस हर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, नो कैश इज इन्वॉल्व, फिर भी इसको कहेंगे ट्रांसफर। आपने घर दिया बदले में शेयर्स ले लिए, ठीक है, फिर भी इसको ट्रांसफर मानेंगे। ट्रांसफर मानेंगे तो इस पे जो भी गेन होगा उसको हम कैपिटल गेन के अंदर इंक्लूड करेंगे। तीसरा है रेलिंक्विशमेंट, ये नया वर्ड है रेलिंक्विशमेंट। ये क्या है, एक्ट ऑफ गिविंग अप और सरेंडरिंग राइट और इंटरेस्ट इन एन असेट, ठीक है, किसी भी असेट के अंदर आप अगर अपना हक छोड़ देते हो तो उसको कहा जाता है रेलिंक्विशमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम अ फर्म फॉर अ कंसिडरेशन गिव्स अप हिज शेयर एंड राइट्स इन फर्म्स असेट, ठीक है। तो जब पार्टनर रिटायर होता है तब वो लिख देता है कि भाई अब इस पार्टनरशिप के अंदर मेरा कोई भी हक नहीं है, उसके बदले वो पैसे लमसम लेके निकल जाता है। या फिर 2 भाई है, 2 भाई के नाम पे एक जमीन है, तो एक भाई बोलता है कि भाई मेरे को ये असेट अब नहीं चाहिए, तो मैं अपना हक क्या कर रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ तेरे फेवर के अंदर, उसको कहा जाता है रेलिंक्विशमेंट। अगर उसके बदले उसको कुछ पैसा मिला है तो रेलिंक्विशमेंट कहलाएगा और उस पर कैपिटल असेट ट्रांसफर करने के जो भी प्रोविजंस हैं, कैपिटल गेन्स के प्रोविजंस है, वो अप्लाई हो जाएंगे। रेलिंक्विशमेंट जनरली जमीन के केस में ज्यादा होता है कि भाई 4 जने हैं, 4 में से एक जना जो है वो पार्टनरशिप में से निकल जा रहा है जमीन के अंदर से, या को ओनरशिप में से निकल जा रहा है, तो उसको कहेंगे रेलिंक्विशमेंट ऑफ राइट। अब इसके अलावा और भी कुछ चीज आती है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट एंड कंपलसरी एक्विजिशन, ठीक है। पहला पढ़ते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट मतलब क्या है कि टर्मिनेशन और एंडिंग ऑफ एनी राइट विद इन अ कैपिटल असेट इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल अ कंपनी बाय बैक इट्स ओन शेयर फ्रॉम शेयर होल्डर, ठीक है, कंपनी ने शेयर होल्डर के पास से शेयर्स बाय बैक कर दिए, तो उस केस में उसका शेयर्स का जो राइट है वो क्या हो गया, एक्सटिंग्विश हो गया, उसको कहेंगे ट्रांसफर। दूसरा कंपलसरी एक्विजिशन, ये क्या चीज है भाई समझते हैं। तो भाई आपका घर ऐसी जगह पे है, ठीक है, जहां से अब हाईवे निकलने वाला है, तो सरकार ने ऐसा बोला कि भाई आपका ये जो घर है हम कंपलसरीली एक्वायर करेंगे, आपको ये घर खाली करना पड़ेगा क्योंकि हमारा हाईवे जो है यहाँ से निकलेगा, या फिर आपकी मेट्रो की लाइन के बीच में आपका घर आ जा रहा है या जमीन आ जा रही है, या फिर बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है और वहां पे बीच में आपकी जमीन या घर आ जा रहा है, तो उस केस में सरकार क्या करती है, आपके घर को, आपकी जमीन को कंपलसरीली एक्वायर कर लेती है, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, ना सेल कर रहे हो, ना एक्सचेंज कर रहे हो, ना आप अपना हक छोड़ रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिंपल है, सरकार आपसे कंपलसरीली एक्वायर कर ले रही है, उसके बदले पैसे जरूर देगी आपको। तो उस केस को भी इन लोगों ने कवर किया है इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। एग्जांपल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्वायर्स अ फार्मर्स लैंड टू बिल्ड अ न्यू हाईवे, दिस कंपलसरी एक्विजिशन इज अ ट्रांसफर।
ट्रांसफर में अभी तक हमने 5 चीजें देख ली, इसके अलावा क्या आ सकता है? कुछ और चीजें हैं जिसको डीम ट्रांसफर माना जाता है। जैसे पहला है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। एग्जांपल लेते हैं ज्वेलर का। ज्वेलर टेक्स डायमंड नेकलेस फ्रॉम हिज पर्सनल कलेक्शन। उसकी वाइफ का डायमंड नेकलेस जो घर पे था वो यूज करती थी, पहनती थी, कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आता था, उसको उसने उठा के उसके शोरूम में रख दिया सेल के लिए। क्या किया? कैपिटल असेट को उठा के बेचने के लिए स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कन्वर्जन जो है, जिस दिन कन्वर्जन हो रहा है उस दिन वो ट्रांसफर माना जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है जिसकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी, एक प्लॉट पड़ा था बड़ा 25,000 स्क्वायर फीट का। उसने उसके प्लॉट कट किए, 20 प्लॉट कट कर दिए, कॉमन एरिया रोड वगैरह सब बना के। अब वो एक एक प्लॉट करके बेच रहा है। क्या हुआ? पहले उसकी जो जमीन थी उसकी कैपिटल एसेट थी, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, दैट वाज हिज कैपिटल असेट। अब उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि अब उसके प्लॉट जो है वो बिजनेस एक्टिविटी के रूप में बेचने वाला है। तो वो जिस दिन ये कन्वर्जन करता है उस दिन ट्रांसफर माना जाएगा। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है इस केस में, कि इसके अंदर जो टैक्स है ना उस साल में लगता है जब एक्चुअली जो कन्वर्ट करने के बाद जो स्टॉक है वो बिकता है तब। मतलब फॉर एग्जांपल 1/4/24 को आपने प्लॉट ऑफ लैंड काट दिए, मतलब आपने कन्वर्ट कर दिया असेट में 1/4/24 को। बट जब तक वो एक एक प्लॉट बिकेगा नहीं, हर प्लॉट बिकता जाएगा, तो इस ट्रांसफर का जो टैक्स है ना वो अल्टीमेटली जब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा तभी लगेगा। इसको हम देखेंगे डिटेल के अंदर। एक और ट्रांसफर है ट्रांजेक्शन एनेबलिंग एंजॉयमेंट ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। तो कई बार क्या होता है, सोसाइटीज जो होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसके जितने भी अंदर घर है वो सोसाइटी के नाम पर होते हैं, और जो मेंबर्स होते हैं, जो घर के असली मालिक होते हैं, उनके पास सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट होता है। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन एक्वायर्स मेंबरशिप एंड शेयर्स इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विच ग्रांट्स देम पोजेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ राइट ऑफ अ फ्लैट। तो क्या हो रहा है, ये पर्सन जो है इसके पास मेंबरशिप और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है वो शेयर है, उसकी वजह से वो घर का ऑक्यूपेंट बन गया है। अब वो शेयर जो है वो ट्रांसफर कर देगा तो प्रॉपर्टी भी साथ साथ ट्रांसफर हो जाएगी। तो वैसे केस में इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर माना जाएगा। तो हमने सेक्शन 247 के अंदर कई सारे ट्रांसफर के केस देख लिए कि भाई प्रॉपर्टी आप सेल करो, एक्सचेंज करो, आपका हक छोड़ दो, आपका हक एक्सटिंग्विश हो जाए, या फिर आप कैपिटल असेट को कन्वर्ट कर रहे हो स्टॉक इन ट्रेड, या फिर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो शेयर है वो ट्रांसफर कर रहे हो। ये सारे के सारे केसेस जो हैं जहां पे आपका ट्रांसफर माना जाएगा, और जैसे ही ट्रांसफर माना जाएगा कैपिटल असेट का, आप आ जाओगे टैक्स के दायरे के अंदर, आपको कैपिटल गेन्स का टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाता। यहाँ पे सेक्शन 47 के अंदर एक शील्ड दिया हुआ है, एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि कुछ ट्रांसफर ऐसे हैं जिसको हम ट्रांसफर ही नहीं मानते हैं। ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो वहां पे कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। कौन से वैसे केसेस हैं? सारे के सारे लॉजिकल हैं, कुछ रीजन है उसकी वजह से उनको एक्सेप्शन की लिस्ट में डाला गया है। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला, भाई कई बार क्या होता है, फैमिली के अंदर घर घर के लोगों के बीच में ट्रांसफर हो रहे हैं, वहां पे सरकार टैक्स नहीं लेना चाहती, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बेटों को, बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं असेट। पहला, पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो एचओएफ का पार्टीशन जब भी होता है तो एचओएफ की जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो मेंबर्स के बीच डिवाइड होती है। तो अगर एचओएफ का पार्टीशन हो रहा है, जो असेट है वो मेंबर्स के नाम पे ट्रांसफर हो रही है, तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा एज पर सेक्शन 47। दूसरा आता है अंडर गिफ्ट और विल। ठीक है, तो अगर रिलेटिव आपको गिफ्ट दे रहे हैं कोई भी प्रॉपर्टी को, कोई भी कैपिटल असेट को, उसको भी ट्रांसफर नहीं मानते। विल में आपको मिला, ठीक है, कोई पर्सन मर गया है, डेथ हो गई, वो विल में कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है किसी भी पर्सन को, तो भी वो क्या माना जाएगा? ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। टू एन इररिवोकेबल ट्रस्ट। ठीक है, इररिवोकेबल ट्रस्ट क्या होता है? कोई पर्सन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दे रहा है, और वो ट्रस्ट जो है वो इररिवोकेबल है, मतलब वो प्रॉपर्टी एक बार ट्रस्ट में चली गई तो वो वापस से आपको मिलने वाली नहीं है। तो वैसे केस में भी उस ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। दूसरा केस आता है बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, क्या होता है, कई बार होल्डिंग सब्सिडी ट्रांसफर होता है कि भाई होल्डिंग कंपनी जो है वो सब्सिडी को असेट ट्रांसफर कर रही है, सब्सिडी होल्डिंग को असेट ट्रांसफर कर रही है, तो वो भी क्या माना जाएगा? ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, अल्फा कॉर्पोरेशन ट्रांसफर इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू इट्स होली ओन्ड इंडियन सब्सिडी, तो ये टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं कहलाएगा। 100% ओन्ड सब्सिडी होना चाहिए। अमालगमेशन एंड डीमर्जर, ये क्या होता है कि भाई दो कंपनियां मर्ज हो जा रही है, या एक कंपनी में से दूसरी कंपनी डीमर्ज हो रही है, तो उस केस में भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, कंपनी ए मर्जेस इनटू कंपनी बी,
ए और बी मर्ज हो जा रही है, तो ए की असेट ट्रांसफर हो जाएगी बी के अंदर। द ट्रांसफर ऑफ ऑल कंपनी ए इज असेट टू कंपनी बी इज नॉट अ ट्रांसफर, तो ये ट्रांसफर नहीं कहलाएगा। कई बार डी मर्ज हो रहता है कि कंपनी ए जो है उसके अंदर से एक सेगमेंट जो है वो अलग हो जा रहा है, तो इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, यहाँ पे कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन जब होता है तो सिर्फ कंपनी के लेवल पे नहीं, जो इन्वेस्टर है उसका भी इंपैक्ट होता है। क्या इंपैक्ट होता है? फॉर एग्जांपल, एज अ पार्ट ऑफ मर्जर ऑफ अ कंपनी ए एंड बी, मिस इन्वेस्टर अ शेयर होल्डर इन ए रिसीव्स न्यू शेयर्स ऑफ कंपनी बी, द एक्सचेंज इज नॉट अ टैक्सेबल ट्रांसफर फॉर। और क्या हो रहा है, कंपनी ए और बी मर्ज हो रही है, तो बी अगर ए में मर्ज हो जा रही है तो बी के जितने भी शेयर होल्डर है उनको ए के शेयर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बी के शेयर्स जो है वो जा रहे हैं, वो बदले में नए शेयर्स मिल रहे हैं, एक्सचेंज हुआ, बट इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा अमालगमेशन के केस में। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। भाई कंपनी ए जो है इसके मेरे पास शेयर्स हैं, ठीक है, इन शेयर्स के बदले मुझे डिबेंचर मिल रहे हैं उसी कंपनी के, तो उसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। एक तरह से आपका पैसा वहीं पे रह रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। An investor converts their convertible debentures into equity shares of XYZ Limited. This conversion is not transfer. और भी कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जहां पे इन्होंने ट्रांसफर नहीं माना, जैसे रिवर्स मॉर्गेज फॉर सीनियर सिटीजन। होता क्या है, तो जनरली सीनियर सिटीजन ये करते हैं, उनके पास घर है बट उनके पास रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं है, तो घर को क्या कर देते हैं, रिवर्स मॉर्गेज कर देते हैं और हर महीने बैंक उनको कुछ पैसे दे देती है, और जैसे ही कुछ टर्म खत्म होता है 15-20 साल का, या फिर जो सीनियर सिटीजन उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो घर है उसकी ओनरशिप बैंक की हो जाती है। तो वैसे केस में जेन्युइनली यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनका पर्पस पैसा कमाना नहीं है, उनको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिलता है, इसलिए ये केस है। तो वैसे केस में इसको ट्रांसफर नहीं मानते। अ सीनियर सिटीजन मॉर्गेजेस देयर हाउस टू अ बैंक फॉर इन एक्सचेंज ऑफ रेगुलर पेमेंट, दिस इनिशियल ट्रांजेक्शन इज नॉट अ ट्रांसफर फॉर कैपिटल गेन पर्पस। दूसरा है रिडम्पशन ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये क्या है, तो सरकार ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम निकाली, जहां पे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि भाई हम आपको बॉन्ड दे रहे हैं, उसके बदले आप हमको पैसा दो, जो भी पैसा आप हमको दोगे, मार्केट में सोने का भाव चल रहा है उसके हिसाब से आपके नाम का हम सोना खरीद लेंगे, ठीक है। और जैसे ही रिडम्पशन आएगा, रिडम्पशन पे आपको हम जो भी आपका सोना खरीदा हुआ है क्वांटिटी, मार्केट के भाव के हिसाब से पैसा वापस दे देंगे। तो जो पैसा मिल रहा है उसको हम रिडम्पशन, जो मैच्योरिटी है उस पर आपको जो भी रिडम्पशन मिलेगा उसको हम कैपिटल गेन की कैटेगरी में नहीं रख रहे, मतलब एक तरह से आपको फायदा दिया, ठीक है। तो ये हो गया। एन इंडिविजुअल होल्ड्स एसजीबी फॉर फुल 8 ईयर, ठीक है, यहाँ पे 8 ईयर टर्म इन्होंने डिसाइड की। अगर 8 साल तक आप एसजीबी होल्ड कर रहे हो तो उसमें जो भी आपको रिडम्पशन के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं होने वाला, एग्जाम्प्ट है पूरा का पूरा। बट एसजीबी के अंदर एवरी ईयर 2.5% इंटरेस्ट मिलता है, वो टैक्सेबल है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम समराइज करें तो हमने क्या पढ़ा कि अगर आप सेल करते हो, एक्सचेंज करते हो, आपका राइट एक्सटिंग्विश हो जाता है, कंपलसरी एक्वायर हो जाती है आपकी प्रॉपर्टी, आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो आपके कैपिटल एसेट को, या फिर आप प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हो थ्रू शेयर सर्टिफिकेट और एक्सेट्रा, तो वैसे केस के अंदर आप इस चीज़ों को ट्रांसफर करते हो तो ये कहलाता है आपका कैपिटल असेट का ट्रांसफर। बट कुछ एक्सेप्शन थे, गिफ्ट के केस में, विल के केस में, एचएफ के पार्टीशन के केस में, होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच ट्रांसफर 100% होल्डिंग ऑन सब्सिडरी और होल्डिंग के बीच में जो भी असेट का ट्रांसफर हो रहा है वो, अमालगमेशन डीमर्जर के केस में, कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स और शेयर्स के केस में, रिवर्स मॉर्गेज के केस में और एसजीबी के रिडम्पशन के केस में ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो हमने क्लियरली समझ गया कि व्हाट इज ट्रांसफर एंड व्हाट इज नॉट ट्रांसफर। तो हमने कैपिटल एसेट देख लिया, हमने ट्रांसफर देख लिया, अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स पर। प्रॉफिट एंड गेन्स आप कैसे निकालोगे, ठीक है, तो इसका सिंपल कैलकुलेशन है, आपको लेना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आपने असेट को ट्रांसफर किया, उसमें आपको जो भी पैसा मिला दैट इज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसमें से आपको माइनस करना है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। ये क्या होता है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर? जनरली आप कोई भी असेट को बेचते हो तो आप ब्रोकर के थ्रू बेचते हो, तो ब्रोकरेज जो पे कर रहे हो दैट इज योर एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। इसके अलावा कई सारे गवर्नमेंट की फीस होती हैं, ड्यूज होते हैं, वो भी अगर आपने पे किए हैं तो वो हो गया आपका एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। तो जैसे आपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर माइनस कर दिया तो आपको मिल गया नेट सेल कंसिडरेशन। क्या मिल गया? नेट सेल कंसिडरेशन। इस नेट सेल कंसिडरेशन में से आपको माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट। अब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट क्या है? एक्विजिशन से हम समझ रहे हैं कि भाई आपने खरीदा है, उसका पैसा कितना लगा है। इंप्रूवमेंट मतलब आपने कोई उसमें एडिशनल खर्चा किया खरीदने के बाद, वो है। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट जो है ना, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे।
जैसे ही आपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर माइनस किया, आपको मिला नेट सेल कंसिडरेशन, उसमें से माइनस किया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो आपको मिला कैपिटल गेन। यही तो आपका हो गया कैपिटल गेन जिसपे आपको टैक्स लगाना होगा। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। इसको निकालने के लिए पहले हम समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है। अगर ये गलत हो गया तो आपका सब कुछ गलत हो जाएगा। तो अब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को डिटेल में समझते हैं। जनरली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से हम क्या समझते हैं, परचेज प्राइस, आपने उस असेट को खरीदने में कितना पैसा लगाया। ठीक है, तो इन मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द अमाउंट एन असेसी हैज पेड टू अक्वायर एन असेट। ठीक है, तो आपकी परचेज प्राइस हो गई। कई बार ऐसा होता है कि आप असेट खरीद रहे हो तो उस असेट को खरीदते टाइम आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। अगर प्रॉपर्टी है तो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, फीस, ब्रोकरेज, है ना, उसको खरीदने के लिए जो भी खर्चा है वो, शेयर खरीदते हो तो ब्रोकरेज देनी पड़ती है। तो आपका परचेज प्राइस प्लस आपकी एंसेलरी कॉस्ट, खरीदने के लिए होने वाला जो खर्चा है, उसको जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर कंप्लीटिंग द टाइटल आर पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये क्या चीजें समझते हैं। तो कई बार क्या होता है, आप प्रॉपर्टीज खरीदते हो तो प्रॉपर्टी खरीदते टाइम आपके नाम पे डीड हो गई, सेल डीड हो गई, बट कुछ ऐसे केसेस है जहां पे आपका टाइटल क्लियर नहीं होगा तो आप ओनर नहीं माने जाओगे। टाइटल क्लियरेंस क्या होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई जमीन है, जमीन का ओरिजिनल ओनर ने आपको सेल तो कर दिया बट उस जमीन के अंदर किसी ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, कोई इलीगली वहां पे रह रहा है, स्लम ड्वेलर्स वहां पे है, तो उनको हटाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो आपने जो पैसा दिया है वो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट है, क्योंकि आप टाइटल क्लियरेंस करने के लिए वो पैसा दे रहे हो। तो ऐसे कई सारे खर्चे जो होते हैं आपने ओरिजिनल सेलर को नहीं पे किए, कि कहीं थर्ड पार्टी को पे किए हैं, तो वो भी आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट ही कहलाएंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी, कई बार एग्जांपल्स में आता है। तो यहाँ पे परचेज प्राइस प्लस एंसिलरी कॉस्ट या फिर टाइटल क्लियरेंस का जो भी खर्चा है वो सब आपका क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गया। तो सिंपल केस तो कवर हो गया कि जहां पे आपने खुद ने प्रॉपर्टी को खरीदा है, वहां पे आपने पैसे दिए तो वो आपकी बन गई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब बात करते हैं ऐसी एसेट की जो आपने खुद ने नहीं खरीदी। फॉर एग्जांपल, आपको गिफ्ट या विल में मिली, एचयूएफ के पार्टीशन पे आपको असेट मिली, अमालगमेशन डीमर्जर में आपको असेट मिली, बोनस शेयर्स मिले हैं आपको, इनहेरिटेंस में मिला, मतलब आपके पापा की दुकान चल रही थी, पापा की डेथ हो गई, अब आप दुकान के मालिक बन गए या घर के मालिक बन गए। ठीक है, तो कैपिटल असेट अगर आपने खुद ने नहीं खरीदी, इन अलग अलग केसेस में आपको मिली है, तो उस केस में आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। तो ये जितने भी केसेस हैं जहां पे आपने खुद ने नहीं खरीदी, आपको असेट किसी और पर्सन से मिली है, इनहेरिटेंस के अंदर, विल के अंदर, एचयूएफ के पार्टीशन के अंदर, या फिर अमालगमेशन डीमर्जर के केस में, तो वो समझते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। ठीक है, तो आपने उस असेट को खरीदने के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया, बट जो प्रीवियस ओनर ने जो पैसा दिया है, प्रीवियस ओनर के लिए जो कॉस्ट थी वही आपकी कॉस्ट बन जाएगी। कौन कौन से केसेस हैं, ओन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट ऑन द टोटल और पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एचयूएफ के पार्टीशन के केस में जो भी असेट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उस पर्सन जिसने असेट रिसीव की उसके लिए कॉस्ट क्या बन जाएगी, जो एचयूएफ के लिए कॉस्ट थी वही उसकी कॉस्ट बन जाएगी, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। दूसरा, अंडर गिफ्ट और विल, विल और गिफ्ट में आपको कोई भी चीज मिली है तो जो प्रीवियस ओनर है उसके प्रीवियस ओनर की कॉस्ट विल बी योर कॉस्ट। बाय सक्सेशन, इनहेरिटेंस और डिवोल्यूशन, तो उस केस में भी सेम है कि आपके पेरेंट्स ने, आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने जो भी पैसा पे किया है, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगाया है, वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, लिक्विडेशन के केस में, कंपनी के लिक्विडेशन के केस में आपके पास असेट आई है, अब अल्टीमेटली आप उस असेट को बेच रहे हो, तो कंपनी ने जो पैसा पे किया था उस असेट को अक्वायर करने के लिए, वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। अंडर ट्रांसफर ऑफ रिवोकेबल और इरिवोकेबल ट्रस्ट, तो इस केस में ट्रस्ट को आपने प्रॉपर्टी दी है, अब ट्रस्ट आगे बेच रहा है, तो ट्रस्ट के लिए कॉस्ट क्या होगी, ट्रस्ट के लिए तो फ्री है, बट ट्रस्ट के लिए जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है, मतलब जो डोनर है उसकी जो कॉस्ट थी वही ट्रस्ट के लिए कॉस्ट बन जाएगी। तो ऐसे केसेस के अंदर कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द असेसी। तो एक और पॉइंट कि भी कॉस्ट तो आपने प्रीवियस ओनर की ले ली, बट होल्डिंग पीरियड क्या करना है, तो भाई ऐसे जितने भी केसेस है उन केसेस के अंदर सिंपली याद रखना है कि भी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर भी आपके अंदर काउंट करना है, साथ ही साथ होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर शेल आल्सो भी काउंट। ये डीम्ड कॉस्ट और होल्डिंग पीरियड के कंसेप्ट को समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ए ने 2005 के अंदर कोई प्रॉपर्टी परचेज की 2 लाख रुपए में, 2015 में उसने उसकी डॉटर मिस बी को गिफ्ट कर दी, 10 साल उसने होल्ड किया और गिफ्ट कर दिया। मिस्टर बी ने सेल कर दिया 25 लाख में। पहली बात, ये गिफ्ट का केस है तो 2015 में ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा।
अल्टीमेटली मिस बी जो है उसको 25 लाख में सेल कर रही है, तो उसका सेल कंसिडरेशन कितना हो गया, 25 लाख रुपए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब मिस बी के लिए दो सवाल उठते हैं। पहला कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, तो पहले सवाल का उत्तर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर मिस बी डीम टू बी द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। प्रीवियस ओनर ने 2 लाख में खरीदा था, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया 2 लाख रुपए। दूसरा क्वेश्चन, होल्डिंग पीरियड कितना लोगे, तो होल्डिंग पीरियड जो है इसके अंदर मिस्टर ए का होल्डिंग पीरियड भी इंक्लूड हो जाएगा, मिस बी का तो होगा ही, तो 10 साल ये 10 साल ये, टोटल हो गया आपका 10 + 10 20 साल। ठीक है, देयरफॉर द असेट इज लॉन्ग टर्म। ठीक है, वैसे ये 10 साल हो रहा था, बट फिर भी आपको प्रीवियस ओनर का होल्डिंग पीरियड भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 23 लाख रुपए का। यहाँ पे गिफ्ट मिलने के बाद भी 10 साल हो गए, तो यहाँ पे तो कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है, ये लॉन्ग टर्म ही है। अगर इसका ये 10 साल काउंट नहीं करते फिर भी ये लॉन्ग टर्म ही होती, बट इस होल्डिंग पीरियड का फायदा मिलता है इंडेक्सेशन के केस में, क्योंकि होल्डिंग पीरियड जितना ज्यादा होगा उतना इंडेक्सेशन जो है वो ज्यादा मिलेगा। ये इंडेक्सेशन का जो कंसेप्ट है हम बाद में पढ़ेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि भी होल्डिंग पीरियड का जो फायदा है वो कैसे मिलता है। अब कुछ और केसेस है, जैसे सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल असेट, गुडविल, ट्रेडमार्क, टेनेंसी राइट आपने खुद ने डेवलप किए, तो उसके लिए कॉस्ट क्या लोगे, क्योंकि आपने खरीदा तो नहीं है, आपने खुद ने बनाया। दूसरा, बोनस शेयर्स, कंपनी के बोनस शेयर आपको फ्री में मिलते हैं, राइट इशू में कम पैसे लगते हैं, तो इन केसेस में आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। पहले बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड असेट्स की। तो सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल असेट जो होती है, इनकम टैक्स कहता है भाई उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा क्या लेनी है, 0। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल असेट की कॉस्ट हमेशा होगी नील, तो जो भी आपकी सेल प्राइस होगी वही आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल गेन्स। गुडविल, ट्रेडमार्क, टेनेंसी राइट, स्टेट गैरेज परमिट्स, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, ये सारे इंटेंजिबल असेट के केसेस हैं। सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल असेट, तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट होगी हमेशा नील। अगर आप उसको बेच देते हो, कोई भी ब्रांड बेच देते हो, कोई भी गुडविल बेच देते हो, ट्रेडमार्क बेच देते हो, तो वहां पे आपको पूरा का पूरा जो सेल कंसिडरेशन है वो आपका कैपिटल गेन बन जाएगा, कॉस्ट विल बी 0। भले ही आपने कई सारा खर्चा किया है उसको जनरेट करने के लिए, कई सारा टाइम लगाया है, फिर भी द कॉस्ट विल बी 0। बट यहीं पे अगर आपने कोई गुडविल खरीदी और पैसा जो पे किया है दैट विल बी योर कॉस्ट, बट यहाँ पे आपके लिए कोई भी कॉस्ट इसकी बनेगी नहीं। दूसरा केस आता है बोनस शेयर्स का। भाई बोनस शेयर वैसे तो आपको मालूम है क्या होता है कि आप किसी कंपनी के फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स होल्ड करके रखे हो, कंपनी ने बोनस अनाउंस किया, मतलब हर एक शेयर पे आपको 1 शेयर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो हो क्या रहा है, आपके पास 1000 शेयर थे, अब आपको बोनस की वजह से 1000 शेयर और मिल गए। तो भाई ओरिजिनल 1000 शेयर तो आपने खरीदे थे फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए देकर, बट जो नए बोनस शेयर मिले वो आपको मिले हैं फ्री में। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। 2010 में मिस इन्वेस्टर ने 100 शेयर बाय किए XYZ लिमिटेड के 50,000 रुपए में। 2020 में उसको 100 बोनस शेयर और मिले, तो 100 और 100 200 शेयर हो गए। अब 2025 में वो पूरे 200 शेयर बेच दे रही है 4 लाख रुपए में। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट की बात करें तो ओरिजिनल शेयर 50,000 में खरीदे थे 100 शेयर, और जो बोनस शेयर थे वो फ्री में मिले थे, तो उसकी कॉस्ट हो गई नील। तो यहाँ पे दो अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। ओरिजिनल शेयर्स की बात करें, टोटल 4 लाख में बिके हैं, तो 2 लाख रुपए में पुराने शेयर्स, 50,000 रुपए का आपका कॉस्ट, LTCG आपका हो गया 1.5 लाख रुपए। बात करते हैं बोनस शेयर्स की, तो 2 लाख माइनस कॉस्ट इज 0, LTCG इज 2 लाख। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 3.5 लाख रुपए। ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे पूरे शेयर बिक गए इसलिए दोनों कैलकुलेशन साथ में कर लिए। बट अगर पार्टली बेचा होता तो जो पहले खरीदे थे वो पहले बिकेंगे, और जो बाद में बिके हैं उसका बाद में कैलकुलेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 शेयर बेचे होते 2025 में, तो 100 शेयर का ये वाला कैलकुलेशन होल्ड करता, और बाकी के 100 शेयर का हम बाद में जब भी बिकता तब हम इस तरीके से करते। आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि अगर कोई असेट आपने 1/4/2001 से पहले अक्वायर की, तो वहां पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने के लिए। तो क्या रूल है, एनी कैपिटल असेट दैट बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ असेसी बिफोर 1/4/2001, द असेसी हैज एन ऑप्शन फॉर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या है ऑप्शन, ए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दूसरा द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट एज ऑन 1/4/2001। क्या ऑप्शन दिया आपको ऐसा बोला कि अगर आपने असेट 1/4/2001 से पहले खरीदी है तो आप उसकी कॉस्ट भी ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपको दिया कि भाई 1/4/2001 को जो भी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है उस असेट की, दोनों में से जो हायर है वो आप ले लो। फॉर एग्जांपल आपने खरीदी 1 लाख रुपए में, बट 1/4/2001 को वो असेट हो गई 1,20,000 रुपए की, तो आप 1,20,000 रुपए ले सकते हो। तो असेसी को ये ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे असेसी को दिख रहा है फायदा है। बट यहाँ पे सरकार जो है ये ऑप्शन क्यों दे रही है हम आगे देखेंगे
कि सरकार का यहाँ पे पर्पस क्या है इस ऑप्शन को देने का। तो यहाँ पे अभी दिख रहा है कि भाई आपका ओरिजिनल कॉस्ट या फिर 1/4/2001 को जो भी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है वो ले लो। अभी फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है भाई, मार्केट में क्या प्राइस चल रही है वो ले लेना है। लैंड और बिल्डिंग के केस में स्पेसिफिकली फेयर मार्केट वैल्यू जो है ना वो आपको देखनी तो है मार्केट के अंदर जाकर, बट आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो आपके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मतलब सरकार हर एरिया की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालती है कि इसके हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो सिंपल है, फेयर मार्केट वैल्यू जो वैल्यूअर होते हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर वो निकाल के आपको दे देंगे, तो वो वैल्यू आप ले सकते हो इन प्लेस ऑफ योर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये क्यों दिया है, सरकार ने आपको एक तरह से फायदा दिया है ऐसा दिख रहा है, बट ये पर्पसफुली है, इसका रीजन है, हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रखा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो समझ गए कि भाई आपने घर, प्रॉपर्टी, कोई भी कैपिटल सीट को ओरिजिनली जब पहली बार खरीदा था, जो भी आपने पैसा दिया था, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दैट इंक्लूड्स द परचेज कॉस्ट, टाइटल क्लियरेंस कॉस्ट, ब्रोकरेज, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, सब कुछ आपने इंक्लूड कर लिया, वो हो गया आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब बात करते हैं दूसरा वर्ड, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये क्या चीज है भाई, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल है, आपने ओरिजिनली किसी एसेट को खरीदा और बीच बीच में उसमें आपने कुछ ऐसे खर्चे किए हैं जिससे उस एसेट की लाइफ बढ़ी या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आया। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फ्लोर का घर लिया था, बाद में आपने कुछ टाइम बाद उसी नीचे घर के अंदर कुछ चेंज करवाया, नीचे घर के अंदर कुछ चेंज करवाया, फॉर एग्जाम्पल आपने थोड़ा बहुत कलर वगैरह चेंज करवाया, तो ये तो खर्चा है, ये तो नॉर्मल खर्चा है, ये आपका रेवेन्यू रिपेयर्स है। बट अगर आपने दूसरा मंजिल बना दिया इसके अंदर, तो उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सिंपल चीज है, अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की, प्रॉपर्टी के अंदर आप कैपिटल खर्चा कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। रेवेन्यू खर्चा, छोटा मोटा रिपेयरिंग करना इज नॉट अ कैपिटल खर्चा। अगर आप असेट के अंदर कोई कैपिटल खर्चा कर रहे हो, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ओरिजिनल परचेज प्राइस इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कैपिटल रिपेयर्स, कैपिटल खर्चा इज योर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, वो भी आपको एज अ डिडक्शन मिलेगा फ्रॉम द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बट यहाँ पे एक और पॉइंट दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केस में यहाँ पे अगर आपकी असेट 1/4/2001 से पहले खरीदी हुई है, तो वहां पे आपको क्या ऑप्शन दिया जाता है कि 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू भी आप ले सकते हो। तो क्यों दिया था देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने घर खरीदा 1 लाख रुपए में, फिर आपने 2001 के अंदर आपने 1 लाख रुपए और लगाकर दूसरा मंजिल बनाया, तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो आपको 1 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है, 1 लाख कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेना है। अब एक और पॉइंट, द गोल्डन रूल, एनी इंप्रूवमेंट कॉस्ट इंकर्ड बिफोर 1/4/2001 आर टू बी इग्नोर्ड। ये क्यों इग्नोर करना है, अभी हमने देखा कि 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन भी आपके पास है। ये इसीलिए दिया कि अगर आपने 1/4/2001 से पहले कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी होगी और उसमें आपने कोई भी इंप्रूवमेंट किया होगा, तो वो हम इग्नोर कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने आपको ऑप्शन दिया कि 1/4/2001 को आप जो भी फेयर मार्केट वैल्यू हो रही है, क्योंकि 1/4/2001 से पहले जो भी इंप्रूवमेंट किया होगा वो 1/4/2001 की वैल्यू में आ जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू में। तो इसीलिए क्या रूल बनाया, सिंपल, आपको पहले तो बोल दिया कि भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो या 1/4/2001 की वैल्यू ले लो, दोनों में से जो हायर है वो ले लो। बट उसी के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि भाई 1/4/2001 के पहले अगर आपने घर खरीदा हुआ है या प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, उसके अंदर कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कराया भी है अगर आपने, तो उसको इग्नोर करना है, क्योंकि 1/4/2001 की हम वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इसके बाद आप जो भी खर्चा कर रहे हो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पे, वो आपको कंसीडर करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख में घर खरीदा था 1/4/81 में, उसके अंदर आपने 1/4/81 से लेकर 2001 तक आपने इसमें 50,000 का और खर्चा किया इंप्रूवमेंट का, तो ये तो 1.5 लाख हो गया। बट जब आप कैलकुलेशन कर रहे थे तब आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन दे दिया, तो फेयर मार्केट वैल्यू हो गया आपका 2 लाख रुपए। तो अब आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है ना वो 2 लाख ही लेना है, कि 50,000 को भूल जाना है, क्योंकि आप फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हो। इसके बाद अगर आपका कोई भी इंप्रूवमेंट का खर्चा हुआ, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए हुआ, तो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको 2 लाख भी लेना है, 1 लाख भी लेना है, बट ये 50,000 को इग्नोर करना है, बिकॉज 1 लाख की जगह आप 2 लाख यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हो, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 ले चुके हो। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में क्या आ गया, मैंने आपको बताया
कि भाई आपका कैपिटल नेचर का जो भी आपका खर्चा होगा, कोई नया फ्लोर बनाया आपने, स्ट्रक्चरल चेंजेस किया है, तो ये आपका आ गया। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपके रेवेन्यू रिपेयर्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डिडक्शन मिल जाता है। अगर आपने रेंट पे देके रखा है तो रेवेन्यू रिपेयर्स वगैरह आपका खर्चे में नहीं आएगा। तो रूटीन एक्सपेंसेस रिपेयर मेंटेनेंस का वो आपको नहीं लेना है। तो अगर हम यहाँ पे समराइज करें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को, तो अगर गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में आपको कोई मिला है तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर आपको लेना है। पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है उनका है वो भी आपके कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है। बोनस शेयर मिले तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी नील, ठीक है। होल्डिंग पीरियड जो है जिस दिन आपको अलॉट होते हैं शेयर वहां से कैलकुलेट करना है। राइट शेयर के केस में अगर आपने राइट शेयर्स खरीदने के लिए जो भी पैसा दिया है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट, और होल्डिंग पीरियड जो है जहां से अलॉटमेंट मिल रहा है वहां से। असेट 1/4/2001 से पहले खरीदे हैं तो आपकी हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 लेना है। बट ध्यान क्या रखना है, आपकी एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 शुड नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन दैट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कोई भी इंटेंजिबल असेट है, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी नील। जो भी बेचोगे, जितने भी रुपए मिलेंगे, पूरा का पूरा कैपिटल गेन्स। लास्ट कैसे हम बाद में देखते हैं। तो हमने बेसिक कैलकुलेशन समझ लिया कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर माइनस करते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट माइनस करते हैं, तो हमें मिल जाता है कैपिटल गेन्स।